नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मुंबई में आज वेब्स समिट 2025 के पहले संस्करण की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस समिट का उद्घाटन किया तो भारत को कंटेंट क्रिएटिविटी कल्चर का महाकुंभ बताया। पीएम मोदी ने ऑरेंज इकोनॉमी का संदेश भी दिया। क्या रहा इस समिट में खास, दिखाएंगे खबर विस्तार से। होगी बात गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की जिसमें उन्होंने पहलगाम हमले के गुनहगारों को चुन चुन कर मारने की बात को दोहराया है। दिखाएंगे खबर एनआईए के डीजी के पहलगांव घाटी दौरे की, जहां पर जांच तेजी से आगे बढ़ी है, कहां तक पहुंची है। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पहलगाम हमले पर आतंकियों के खिलाफ गरजे अमित शाह, का जिम्मेदार लोगों में से एक एक को चुन चुन कर मारेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इंच इंच जमीन से आतंकवाद का होगा खात्मा, पूरी दुनिया हमारे साथ। पहलगाम हमले की जांच हुई और तेज। एनआईए डीजी ने बैसरन घाटी का दौरा कर की हालात की समीक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने अपने अमेरिकी समकक्षों से की बात। कहा, हमले के दोषियों, समर्थकों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। मुंबई में शुरू हुआ 4 दिन का चलने वाला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025। प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, यह भारत में ऑरेंज इकोनॉमी के उदय का समय। भारत को बताया फिल्म निर्माण, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन, संगीत और लाइव कॉन्सर्ट्स का वैश्विक केंद्र। जाति जनगणना के मसले पर कांग्रेस पर भड़की बीजेपी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी की सामाजिक न्याय की उपेक्षा। जिनका सामाजिक न्याय परिवार तक सीमित है, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। अप्रैल महीने में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर हुआ 2,37,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर। पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 12.6% का हुआ इजाफा। जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद से दूसरा सबसे अधिक संग्रह। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मुंबई में आज अपनी तरह की अनूठी पहल वेब्स समिट 2025 के पहले संस्करण की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया तो भारत की कहानी कहने की समृद्ध विरासत को दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी ने बदलती तकनीक के साथ कदमताल करते हुए दुनिया भर के क्रिएटर्स को भारत आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने कंटेंट क्रिएटिविटी कल्चर के संगम से ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात कही तो भारत को क्रिएटिविटी का ग्लोबल हब बनाने की भी बात को दोहराया। हमारे यहां नाद ब्रह्म यानी साउंड ऑफ डिवाइन की कल्पना है। हमारे ईश्वर भी खुद को संगीत और नृत्य से अभिव्यक्त करते हैं। भगवान शिव का डमरू सृष्टि की पहली ध्वनि है। मां सरस्वती की वीणा विवेक और विद्या की लय है। श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम और सौंदर्य का अमर संदेश है। विष्णु जी का शंख ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान है। इतना कुछ है हमारे पास। अभी यहां जो मन में होने वाले सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई, उसमें भी उसकी झलक दिखी है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है। आज जब दुनिया स्टोरी टेलिंग के लिए नए तरीके ढूंढ रही है, तब भारत के पास हजारों वर्ष की अपनी कहानियों का खजाना है। दुनिया के लोगों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत के बाहर के जो क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग हैं, उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जब भारत से जुड़ेंगे
जब आप भारत की कहानियों को जानेंगे तो आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज मिलेगी कि आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे देश में भी होता है। आप भारत से बहुत नेचुरल कनेक्ट फील करेंगे। तब आपको क्रिएट इन इंडिया का हमारा मंत्र और सहज लगेगा। ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की तीन धुरी है। इंडियन फिल्म्स की रीच अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। वेब समिट के जरिए भी आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्रिएटिविटी और कोडिंग एक साथ होगी, जहां सॉफ्टवेयर और स्टोरी टेलिंग एक साथ होगी, जहां आर्ट और ऑगमेंटेड रियलिटी एक साथ होगी। आप इस प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करिए, बड़े सपने देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। मेरा पूरा विश्वास आप पर है, कंटेंट क्रिएटर्स पर है, और इसकी वजह भी है यूथ की स्पिरिट में, उनकी वर्किंग स्टाइल में कोई बैरियर्स, कोई बैगेज या बाउंड्रीज नहीं होती। इसलिए आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल फ्री फ्लो करती है। तो बीते दिनों वेब्स समिट को लेकर जब घोषणा हुई थी तो इसे लेकर अपेक्षाएं भी तेज हो गई थी। आज पहले दिन विश्व भर से एंटरटेनमेंट के क्षेत्र के सितारे और सुपरस्टार्स इस मंच पर जुड़े और विभिन्न पैनल चर्चाओं और विशेष सत्र के माध्यम से अपने अपने अनुभव इस मंच पर साझा किए। आज पहले दिन क्या रहा इस पूरे सत्र में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई में अग्रणी मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आज से अपनी तरह के पहले समिट वेब्स का भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रमुख कार्यक्रम विश्व ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट वेब्स का उद्देश्य इन दिग्गजों को एक साथ मंच पर लाना है। इस 4 दिवसीय सम्मेलन में आज कई सेशन का आयोजन किया गया। लीजेंड्स एंड लेगेसीज, द स्टोरीज दैट शेप्ड इंडिया सोल सेशन के मॉडरेटर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार रहे। इस दौरान फिल्म जगत की दिग्गज हस्तियां हेमा मालिनी, मोहनलाल और चिरंजीवी ने सेशन के दौरान विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। Prime Minister Narendra Modi ji, he always wanted this to happen. So it is going to be very beneficial for the entertainment industry, films, art and culture. So everybody will be benefited in this. So I'm glad to be part of it and to be part of this program also with you. My aim is, yes, I should hit the bullseye. And then what is that I can cater? What is that extra I can showcase my abilities to become a star? From every person, I drew inspiration. I mold myself. In Malayalam film, the content-wise, we are very rich. We call movies or cinema. So there were art films and commercial films in Malayalam long back. Now, the content-wise, the new directors, it's full of art. It's a piece of art, which I cannot call a film as a bad film. It's a beautiful piece of art. इस बीच द जर्नी फ्रॉम आउटसाइडर टू रूलर सेशन के दौरान फिल्मकार करण जौहर के साथ फिल्म जगत की 2 दिग्गज हस्तियां शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण शामिल हुए। I think it is not important where you come from. It is not important कि आप किस जगह से आए हो और इस वर्ल्ड में बसना चाहते हो। एक्चुअली व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आप इस वर्ल्ड में या जो भी वर्ल्ड आप चूज करो, बिजनेस है, फिल्म्स है, पॉलिटिक्स है, आप उसमें अपनी जगह कैसे बनाना चाहते हो। I had the dedication, I had the passion, I had the determination, the hard work. Those were the things in my control, and those were the things that I applied to what I was passionate about. But as a child, I felt like somewhere as a kid I knew that whatever I do in my life, I will do it well, to the best of my ability.
वहीं अग्रणी उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बिल्डिंग द नेक्स्ट ग्लोबल एंटरटेनमेंट रिवॉल्यूशन फ्रॉम इंडिया सेशन को संबोधित किया। उन्होंने वेब्स को उत्साह और आत्मविश्वास का शिखर सम्मेलन का प्रतीक बताते हुए कहा, यह भविष्य में और भी विशाल और बेहतर होगा। This summit marks the start of a long journey. The beginning has been fantastic and auspicious. I am confident that the Waves Summit will grow bigger and better in future and become a must-attend annual event for the who's who in the entertainment industry globally. वेब्स समिट 4 मई तक चलेगी। इस आयोजन में 90 से ज्यादा देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 1,000 क्रिएटर, 300 से ज्यादा कंपनियां और 350 से ज्यादा स्टार्टअप शिरकत कर रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन में 42 पूर्ण सत्र, 39 ब्रेकआउट सत्र और 32 मास्टर क्लास होंगे। वेब्स 2025 में भारत पहली बार ग्लोबल मीडिया डायलॉग GMD की मेजबानी भी कर रहा है, जिसमें 25 देशों के मंत्री भाग लेंगे और ये वैश्विक मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य के साथ देश के जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। जया सिन्हा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात पहलगाम हमले की। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गुनहगारों को अंजाम भुगतने की सख्त शब्दों में चेतावनी दी है। गृह मंत्री ने कहा है कि आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा और भारत की जमीन से आतंकवाद को पूरी तरीके से खात्मा कर दिया जाएगा। उधर इस हमले की जांच कर रही NIA के टीम के साथ आज DG NIA के जो थे वो भी आज बैसरन घाटी का दौरा करने पहुंचे और उन्होंने तमाम जानकारियां वहां पर हासिल की। इस बीच भारतीय रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने भी अमेरिका के अपने अपने समकक्षों से बातचीत की है। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका को सुनने से भी इनकार कर दिया, जिसमें इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की गई थी। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है और सब आतंक का फन कुचलने की मांग कर रहे हैं। देश की इसी भावना के अनुरूप हुंकार भरी गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में शाह ने कहा कि पहलगाम की घटना को अंजाम देने वालों को चुन चुनकर मारा जाएगा और भारत भूमि से आतंकवाद को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा। वो ये कायराना हमला कर कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि पहलगाम आतंकी घटना को अंजाम देने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा दी जाएगी। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले के गुनाहगारों को पकड़ने के लिए NIA ने अपनी जांच और तेज कर दी है। NIA के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते ने गुरुवार को बैसरन घाटी में घटना स्थल का दौरा किया और पहलगाम में डेरा डाले हुए NIA टीम के साथ बैठक कर हमले की विस्तार से जानकारी ली। 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी घटना में शामिल आतंकवादियों की पहचान के लिए और साथ ही साथ उन पर शिकंजा कसने के लिए लगातार NIA इस पूरे क्षेत्र में जांच कर रही है। देश की सर्वोच्च शीर्षस्थ जांच एजेंसी के हाथ में यह मामला है और खुद डायरेक्टर जनरल NIA पहलगाम पहुंचने के बाद उन्होंने इस चल रही जांच की उन्होंने समीक्षा की और साथ ही साथ अब तक हुई जांच की प्रगति की आख्या भी ली। आतंकी हमले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद से NIA ने घटना स्थल से कई सबूत जुटाए हैं तो चश्मदीदों के बयान भी दर्ज किए हैं। सुरक्षा बलों ने अभी तक करीब 200 लोगों से पूछताछ की है, जिसके बाद से अभी भी कई संदिग्ध पुलिस की हिरासत में हैं। NIA ने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भी कई टेक्निकल एविडेंस एकत्र किए हैं। इस बीच इस आतंकी घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर वक्त है। देश का हर एक नागरिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़ा है। कोई ऐसी मांग मत कीजिए जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़ता हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको कुछ जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। इस तरह की बातें कोर्ट में न लाएं जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़ सकता हो।
पहलगाम आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। इसी क्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ कल पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा हुई। इस हमले के दोषियों, समर्थकों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। इस बीच भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री से बात की है और मौजूदा हालात पर चर्चा की है। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान लगातार नियंत्रण रेखा पर बिना उकसावे के फायरिंग कर रहा है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ये सिलसिला बीती रात भी जारी रहा। भारत ने पाकिस्तान पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। अब कोई भी पाकिस्तानी पंजीकृत, संचालित या लीज पर लिए गए विमान, एयरलाइन और सैन्य उड़ानें भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अप्रैल की घटना में पहलगाम निवासी घोड़े वाले आदिल हुसैन शाह ने अपनी जान गंवाई थी। उनके परिवार को मदद पहुंचाते हुए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने उनके भाई को नौकरी दी है, जिसका नियुक्ति पत्र उनके भाई नजाकत अहमद को दिया गया। 22 अप्रैल की घटना के बाद पूरा देश आतंक के खिलाफ खड़ा है और इसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिल रही है, जब बड़ी संख्या में पर्यटक अभी भी पहलगाम पहुंच रहे हैं। घाटी पहुंचने वाले पर्यटकों में देसी विदेशी पर्यटक शामिल हैं। विशाल बेरिस्टो और अश्विनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। अमित शाह की हुंकार, आतंक पर होगा करारा प्रहार, क्योंकि गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि आतंक पर करारा प्रहार होगा, चुन चुन के मारा जाएगा उन तमाम लोगों को जो जिम्मेदार हैं। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी वैद्य जी, जो कि पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के एवं सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अशोक सज्जन जी हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एसपी वैद्य जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि गृह मंत्री का एक बार फिर से देश को भरोसा जताना, इसको किस तरह से देखा जाए कि चुन चुन के आतंकियों को मारा जाएगा और एक एक इंच जमीन से आतंक का खात्मा भी होगा? नमस्कार। देखिए, आज जो गृह मंत्री जी ने बोला है वो उसी को रीइंफोर्स करता है जो पहले प्रधानमंत्री जी ने 2 बार रिपीट किया कि ये आतंक जो पाकिस्तान ने चलाया हुआ है, इसके खिलाफ भारत का संकल्प है, इसको जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो भी संभव हो सकता है कार्रवाई हो रही है। जितने भी इनको ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो लोकल टेररिस्ट हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी टेररिस्ट को ये रैकी करने में मदद की, उनको ट्रांसपोर्ट करने में मदद की, उनको पनाह देते हैं, उनको खाने का इंतजाम करते हैं, और ये सारा जो इसको पूरा करने में उन्होंने मदद की, उन सब के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो हो रही है। उनके खिलाफ जो जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं, और बहुत तेजी लाई गई है एंटी टेरर ऑपरेशंस में पूरी जम्मू कश्मीर में। और मेरा ये मानना है कि सिर्फ टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं, इनको जन्म देने वाली जो पाकिस्तान की फौज है और वहां की ISI है, उस पर भी प्रहार होना चाहिए। और मैं समझता हूं भारत सरकार का संकल्प है कि उसको ये जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इनको ख्वाबो ख्याल में नहीं होगा कि किस तरह का इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, इनकी आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। बिल्कुल, कल्पना से परे जाके सजा दी जाएगी, और ये पूरे 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प भी है, जो बात प्रधानमंत्री ने कही थी। मिस्टर सज्जन जी, क्योंकि इस पूरी 22 अप्रैल की घटना के बाद से भारत लगातार जो अभी तक बड़े कदम दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें डिप्लोमेटिक एक तरीके से स्ट्राइक तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के अलावा भारत की ओर से तमाम देशों के साथ इस बात पे संवाद स्थापित किया गया। दुनिया का हमको समर्थन मिल रहा है। हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अमेरिका के अपने समकक्षों से बात करते हैं, और जिस भी देश से देखा जाए तो सबका समर्थन भारत को मिल रहा है। कम से कम इस मोर्चे पर तो भारत मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसके साथ दुनिया खड़ी है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरिंद जी, ये बिल्कुल ठीक बात है। जो जब से ये हमला हुआ है, भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। और वैसे भी देखा जाए, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, इससे पहले भी
चाहे प्रधानमंत्री हो या हमारे विदेश मंत्री हो, उन्होंने हमेशा आतंकवाद के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई है और ये बताया है जो पाकिस्तान ही एक ऐसा वो क्षेत्र है जहां से आतंकवाद निकलकर पूरी दुनिया में उसका प्रभाव होता है, उसका असर होता है। और पूरी दुनिया ये समझ गई है, क्योंकि अगर आप देखते हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो लिस्ट है टेररिस्ट की, उसमें आधे से ज्यादा जो आतंकवादी हैं जो डेजिग्नेट किए गए हैं वो सब पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और जैसे जो ऐसे गुट भी हैं, लश्कर है, जैश है, ये सभी जो गुट हैं, ये सब भी आधे से ज्यादा वहां पर पाकिस्तान के हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान का इसमें जो रोल है बिल्कुल ही साफ है और पूरी दुनिया इसको मानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, जब उनकी मुलाकात हुई थी सीडीएस और सभी अपने सेना प्रमुख के साथ और रक्षा मंत्री के साथ, तो उन्होंने कह दिया था जो हमने पूरा इसके विरुद्ध क्या हमने एक्शन लेना है, क्या हमने कार्रवाई करनी है, ये हमने पूरी तरीके से पूरी छूट दे दी है, पूरी इसकी जिम्मेदारी हमने सुपुर्द कर दी है अपने जो सेना के जो फोर्सेस के चीफ हैं उनको हमने दे दी है। अब वो अपना निर्णय करेंगे। तो ये मेरे विचार से देखिए एक बिल्कुल ठोस एक प्रमाण है जो अब जैसे पूरा देश 140 करोड़ देश के लोग ये डिमांड कर रहे हैं जो इसके विरुद्ध एक्शन लिया जाए, तो ये एक्शन जरूर लिया जाएगा। और जो पूरी दुनिया का तो ठीक है, हमको सपोर्ट है, परंतु भारत वही करेगा जो उसके अपने हित में है, बिल्कुल राष्ट्रीय हित में, बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय हित में, और भारत ही करेगा क्योंकि अपनी इस लड़ाई को हमको ही लड़ना है, ये भी अपने आप में तय है। प्रफुल्ल केतकर जी, क्योंकि इस पूरी घटना के बाद में पूरा कश्मीर एक सुर में आतंक और आतंकियों के आकाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करता दिखाई पड़ता है, एक नए बदले हुए कश्मीर की तस्वीर दिखाई पड़ती है, लेकिन फिर भी देश में सियासी तौर पे कई प्रकार के विरोधाभास दिखाई पड़ते हैं। ऐसे मौकों पर भी सियासत अरेंद्र, आज जैसे कि हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगानी पड़ी कि हमारे आर्म फोर्सेस का मॉरल जो है वो डाउन ना किया जाए। उसमें भी पिटीशन लगाने पहुंच गए कुछ ह्यूमन राइट्स और बाकी सारी चीजों के पैरोकार या कुछ लोग। आज कल बहुत सारी ह्यूमन स्टोरीज हमारे मीडिया वाले भी चला रहे हैं अरेंद्र के देखो इनके साथ क्या हो गया। पाकिस्तान के नागरिक है भाई, पाकिस्तान के नागरिक है तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है अपने नागरिकों की चिंता करे, ये भारत की जिम्मेदारी नहीं होती है। और केवल मुंह दिखाई के लिए हम आतंकवाद का विरोध करते ये कह के नहीं चलेगा। तो ऐसे में ये ह्यूमन स्टोरीज किसके लिए चला रहा है, क्यों चला रहा है? मतलब ये ठीक है, भारत ने तो हमेशा मानवता की बात की है, मानवता के रक्षा के लिए भारत हमेशा खड़ा रहा है। और प्रफुल्ल जी, उन्हीं अपने लोगों के लिए पाकिस्तान दरवाजे बंद करे बैठा हुआ है, दरवाजे बंद कर रहा है। बिल्कुल, मतलब ये एक तरफ आतंकवाद को एक्सपोर्ट कर रहा है और अपने जो जायज नागरिक है उनको अंदर भी नहीं ले रहा है। तो ऐसे पाकिस्तान के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, कुछ लोग कहते नहीं बातचीत से ये होना चाहिए, कुछ लोग कहते नहीं लड़े। अरे वो आर्म फोर्सेस तय करेगी, वो सरकार से तय चर्चा करके रणनीति बनाएगी, वो कोई आपसे थोड़ी पूछने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें हमको बड़ी स्पष्टता रखनी चाहिए। 1947 से जब से पाकिस्तान बना है, उसने पहली जो सो कॉल्ड कबाली थे वो भी पाकिस्तान के आर्मी के ही लोग थे जो कबालियों के भेष में आए थे। तब से लेकर आज तक, चाहे अल फतह के नाम पे हो, चाहे वो JKLF के नाम पे हो, चाहे वो जमात के नाम पर हो, चाहे वो हरकतुल अंसार के नाम पर हो, या चाहे वो रेजिस्टेंस फ्रंट या लश्कर तोयबा के नाम पर हो, पाकिस्तान की विदेश नीति ये एक्सपोर्टिंग टेररिज्म की रही है। और जब तक ये विदेश नीति है तब तक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये हमारे मैसेज अभी बिल्कुल क्लियर है। इसके लिए जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन दिख रहा है, पहली बार खुलकर लोग सामने आए हैं, क्योंकि अभी 370 जाने के बाद उनको भी ये कॉन्फिडेंस आया है कि आतंकवाद के खिलाफ वो खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, और बदला हुआ कश्मीर कैसा हो सकता है, रोजगार मिल सकता है, बिल्कुल, और बदला हुआ
बदला हुआ कश्मीर कैसा हो सकता है ये भी दिखाई पड़ रहा है। एसपी वैद्य जी, सवाल यह कि 22 अप्रैल की इस घटना के बाद से लेकर अभी तक की जांच में क्या बड़ी चीजें आई, क्योंकि इस बात की भी जानकारी अपुष्ट तरीके से मिली है कि 2 से 3 जगहों की आतंकियों ने रेकी की थी। जिस प्रकार से उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, बहुत प्रोफेशनली ट्रेंड तरीके से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान और उनके द्वारा दी गई ट्रेनिंग का बात निकल के आती है। आपकी अपनी जानकारी, ओवर द ग्राउंड वर्कर्स का भी आपने जिक्र किया, क्या बड़ी चीजें अभी तक एस्टेब्लिश हुई हैं वैद्य जी? देखिए, इसमें जैसे आप बोल रहे थे कि 3 जगहों की रैकी का जिक्र आया है, उसमें एक आपने देखा रिक्रिएशन पार्क है जहां पास में, और उड़ू वैली है और बेताब वैली है। लेकिन इन तीनों जगहों को इसलिए नहीं चुना गया कि जो जानकारी में आया है कि वो कनेक्टेड है सड़क के साथ। अगर सड़क के साथ कनेक्टेड है तो टेररिस्टों को ये डर रहता है कि फोर्सेस, पुलिस या फोर्सेस इमीडिएटली पहुंच सकती हैं, और वहां इन तीनों जगहों पे थोड़ी थोड़ी पुलिस की प्रेजेंस या आर्म्ड फोर्सेस की प्रेजेंस रही है। और ये टेररिस्ट बुज़दिल है, मैं जानता हूं। सबसे पहले ये अपना भागने का इंश्योर करते हैं कि अब जो इनको नया टैक्टिक्स बताया गया है कि हमला करिए और सबसे पहले देखिए कि आप कहां से अपने आप को बचा के भाग सकते हैं जी। तो ये सबसे पहले इन्होंने इंश्योर किया कि इन तीनों जगहों पे फोर्सेस की जो रिस्पांस है वो जल्दी हो सकता है। तो इनको भागने में टाइम नहीं, ज्यादा वक्त नहीं, इनको भागने में इतना आसान नहीं होगा। इसलिए इन्होंने बाइसरन वैली चुनी, क्योंकि वहां सड़क नहीं है, वहां बारिश हुई थी और वहां कीचड़, और वो उसको 4-5 किलोमीटर आपको पैदल चल के जाना है। तो इसीलिए बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं, मैं समझता हूं दे ब्लेड टू डेथ, उनको लाने में टाइम लग गया। घोड़े पे लाए या उठा के लाए तो तब तक इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि वो बेचारे बच नहीं पाए। अगर ये इन जगहों पे अगर हादसा होता तो एम्बुलेंस इमीडिएटली पहुंच सकती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता टेररिस्ट ने इस वजह से, उनकी प्रायोरिटी ये थी कि हम कहां से इजीली भाग सकते हैं और कहां आर्म्ड फोर्सेस रिस्पांस स्लो होता है। बिल्कुल, कायराना हरकत के बाद में कायर कैसे भागते हैं, वही इस बात को भी दिखाता है। मेरे सज्जनार जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब से इस घटना के बाद से भारत ने तमाम कड़े और सख्त कदम लिए हैं, सख्त संदेश दिए हैं। पाकिस्तान में एक अपने आप में बहुत ज़्यादा दहशत, खौफ दिखाई पड़ रहा है। आधी आधी रात में वहाँ के मंत्री जागते हैं, कुछ फैसला लेने का आदेश जारी करते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये तो दिखा रहा है ना कि आप किस तरह से घबराए हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तो घबराया हुआ है। एक तो उसको मालूम है जो वो अगर भारत हमला करेगा, और ये अगर की बात नहीं है, ये कब की बात है जो कब करेगा भारत हमला, क्योंकि उसे मालूम है जो ये पूरे, एक तो हमारी जो लीडरशिप है भारत में उसका रिजॉल्व बहुत ही पक्का है, जो भी, और प्रधानमंत्री मोदी ने उसके अगले ही दिन ये ऐलान कर दिया था। ये तो उन्होंने कहा ही था जो भी है ये बिल्कुल अकाल्पनिक होगा, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा जो कैसा उनके विरुद्ध हमला हम प्रहार करेंगे। पर दूसरी बात है, जो ये आतंकी हैं और जो आतंकियों को जो शय देते हैं, उनके पीछे जो खड़े हैं, पर्दे के पीछे जो खड़े हैं, उनके साथ भी हम वैसे ही निपटेंगे। तो इसीलिए उनको तो पता है, जो उनकी पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, ISI है, ये सब लोग हैं जो कि इनकी सहायता कर रहे हैं। तो इसीलिए उनको बहुत एकदम होश उड़े हुए हैं जो अब भारत उनके पीछे आएगा। और अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है, हमारे गृह मंत्री ने कहा है, तो वो फिर जरूर इसके ऊपर कामयाबी होगी। तो ये इफ की बात नहीं रह जाती, व्हेन की बात रह जाती है। बिल्कुल, और वो उन्होंने पूरा ही अपना सेना कर्मियों के ऊपर छोड़ दिया है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इफ की बात नहीं है, ये व्हेन की बात है। यानी ये नहीं कि यदि होगा, नहीं, कब होगा, समय की बात है खाली। प्रफुल्ल केतकर जी, सवाल यही, देश को विश्वास है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के इस आश्वासन के बाद कि हाँ इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आतंकी और उनके आकाओं की चूल्हे हिल जाएंगी, कम से कम ये भरोसा तो पैदा किया ही है ना सरकार ने। जी, ये विश्वास है, और ये विश्वास है इसी कारण से
सरकार भी सही समय का और सही स्थान का, देखिए आर्येंद्र जी, मैं दूरदर्शन के माध्यम से बड़ा स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं जी कि घोषणा नहीं हुई है इसका मतलब युद्ध नहीं शुरू हुआ, ये नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। अब ऑलरेडी सीजफायर रुक चुका है, ऑलरेडी अफगानिस्तान बॉर्डर फायरिंग पर है, बलूचिस्तान में ऑलरेडी पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है, पीओजेके में पाकिस्तान के आकाओं के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। हम देखेंगे तो हर तरीके से पाकिस्तान ऑलरेडी इंटरनली डिस्टेबलाइजेशन की स्टेज पर है। ये हमारी विदेश नीति की और हमारी रणनीति की बहुत बड़ी ऑलरेडी जीत है। अब सही मायने में आर्म फोर्सेस को कब ग्रीन सिग्नल देना है वो तो रणनीति बनाना आर्म फोर्सेस का काम है और पॉलिटिकल लीडरशिप का ग्रीन सिग्नल देना काम है। लेकिन बाकी सारे हम लोग जो है, चाहे वो मीडिया में बैठे हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल है, चाहे वो एक्टिविस्ट है, चाहे वो कॉमन सिटीजन है, इन सबकी इस स्थिति में कुछ ना कुछ भूमिका होती है। तो गलत मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को आगे ना बढ़ाए, हमारे सरकार पर, हमारे फौज पर विश्वास रखे जी, अपने इंटरनल फॉल्ट लाइंस पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको एक्सपोज करें। ऐसे में कोई भी हमारे आपस के झगड़ों को बढ़ावा देने का काम करने वाला है तो वो पाकिस्तान के विरोध, आतंकवाद के विरोध में जो लड़ाई है उसको कमजोर करेगा। बिल्कुल। इन बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है हम भी एक सोल्जर की तरह इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाएंगे और सरकार और सेना पर विश्वास भी जताएंगे। बिल्कुल, और राष्ट्र प्रथम के साथ होना चाहिए पूरा काम और इसमें राजनीति कहीं आनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि जातिगत जनगणना को लेकर किस प्रकार से सियासी घमासान मचा हुआ है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है, याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है, बस भाई डटे रहे तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है, लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है, हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. कल मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का बड़ा फैसला लिया तो उस फैसले का क्रेडिट लेने की अब होड़ मच गई है राजनीतिक दलों में। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का दावा है कि उनके दबाव में सरकार ने यह फैसला लिया है, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक न्याय की मुहिम को पीएम मोदी ने इस फैसले से आगे बढ़ाया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया है कि नेहरू के समय से लेकर यूपीए काल तक कांग्रेस इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है, लेकिन कोई ठोस कदम उसने कभी नहीं उठाया। इस फैसले के बाद देश भर से खुशियां मनाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। केंद्र सरकार की ओर से जातीय जनगणना कराए जाने के फैसले के बाद देश भर में खुशी की लहर है। लोग अपनी अपनी तरह से फैसले का स्वागत कर रहे हैं। भाजपा इस फैसले को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का बड़ा फैसला बताते हुए कह रही है कि सबका साथ सबका विकास इस सरकार का सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। भाजपा के मुताबिक पीएम मोदी सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता की अगुवाई करते हैं और उन्होंने देश के वंचितों को हक दिलाने के लिए ये फैसला लिया है। इस मामले में कांग्रेस पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी सामाजिक न्याय की उपेक्षा की थी।
श्री राजीव गांधी जी की क्या बयान था? पानी पी पी के उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ भाषण दिए हैं। जिनकी सामाजिक न्याय अपने परिवार न्याय तक सीमित है, उनसे और हम क्या अपेक्षा करेंगे? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने राज्यों को पत्र लिखकर कहा था कि अगर आरक्षण मिलेगा तो गुणवत्ता घट जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जनता पार्टी के दौर में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन उसे भी कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने दबा दिया। प्रधान ने कहा कि वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। भाजपा के सुझाव से ही ऐसा किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2011 में कांग्रेस ने वादा खिलाफी की और लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी संविधान निर्माता बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया। वहीं कांग्रेस इस मामले को राहुल गांधी की जीत बता रही है और उसका कहना है कि कांग्रेस के प्रयासों के चलते सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। वहीं भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जो आज श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, उन्होंने 10 साल तक यूपीए सरकार में कुछ नहीं किया। ये राहुल गांधी की जीत है, ये जीत है खरगे साहब ने उनके नेतृत्व में अहमदाबाद में कांग्रेस के सेशन में 9 अप्रैल को जो प्रस्ताव पारित हुआ था, ये उसकी जीत है। अब केवल श्रेय लेने के लिए उठापटक कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। पहले उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब आपकी सरकार थी तब आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं की? अपनी सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया? वहीं बिहार में इस मामले में सबसे ज्यादा सियासत हो रही है। आरजेडी इसे लालू यादव की जीत बता रही है, तो भाजपा और जेडीयू पूछ रही है कि लालू जब यूपीए में थे तो उन्होंने क्या किया। मजबूरी है, इन लोगों ने किया है, लेकिन विरोध इतने दिनों तक कौन कर रहा था? लोग जिस प्रकार से हम लोगों ने 65% आरक्षण बढ़ाया, तो आपने शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला? नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक ये जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, उन्होंने जो गरीबों के प्रति, सामाजिक समरसता के प्रति जो पाप किया था, नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना की स्वीकृति दे करके उस पाप को धोया है। बेहद खुशी और गर्व का विषय है कि बिहार ने जो पहल किया जातिगत गणना को लेकर, जिसको केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। तमाम और राजनीतिक दल इस मामले में केंद्र के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। जब हम विकसित राष्ट्र का स्वप्न देख रहे हैं, तो जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है उसको हाथ का सहारा लेकर आगे बढ़ाना है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का संकल्प है, हमारा रिकॉर्ड है। 11 वर्षों में हमने ऐसे अनेक फैसले किए हैं। I am happy at least now central government has announced, because in this country we have a census for everything, but we want it to be conducted in a very scientific way. Now technology is available, please make full use of the technology. कुल मिलाकर सभी दल और देश के नागरिक फैसले के साथ हैं। भले ही कुछ दल श्रेय लेने की होड़ में लगे हों, लेकिन फैसला तो मोदी सरकार ने ही लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि जीएसटी कलेक्शन को लेकर कैसे टूटे हैं तमाम रिकॉर्ड, कितना बढ़ गया है जीएसटी कलेक्शन अप्रैल महीने में। इस खबर पे नजर छोटे से ब्रेक के बाद। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है।
GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन में अभी तक किन बड़ी खबरों पे हमने डाली है नजर, उससे आपको रूबरू कराते हैं। हमने देखा विप्स 2025 की आज से शुरुआत हुई है मुंबई में। ये पहला समिट जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र में पहुंचे थे। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार थी, किस तरीके से आतंक पर करारा प्रहार किया जाएगा, इस पर हमने खबर दिखाई, चर्चा भी की। साथ ही साथ जाति जनगणना के फैसले के बाद से कैसे सियासी तौर पे घमासान मचा हुआ है, हर कोई क्रेडिट लेने की होड़ में लगा है। इस खबर से इन तमाम महत्वपूर्ण खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने जो बड़े फैसले लिए थे उसके तहत पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए थे। उसकी समय सीमा 29 अप्रैल को खत्म हो चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अभी भारत में हैं, जिनके लिए भारत सरकार ने अगले आदेश तक पाकिस्तानी नागरिकों को वतन वापस जाने की अनुमति दे दी है। जहां भारत ने मानवीय पहलू दिखाया है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को वापस लेने में नागनुकुर करना शुरू कर दिया है, जो पाकिस्तान के बेहद ही असंवेदनशील रवैये को दिखाता है। आज भी अटारी बॉर्डर पर बेहद भावुक करने वाली तस्वीरें देखने को मिली। पाकिस्तान का अमानवीय बर्ताव, अपने ही नागरिकों से मुंह मोड़ रहा पाक, अटारी बॉर्डर पर फंसे पाकिस्तानी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। 1 मई से अटारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरी तरह से बंद करने के पहले जारी आदेश के बावजूद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को अगले आदेश तक अपने देश लौटने की अनुमति दे दी है। ये फैसला मानवीय आधार पर लिया गया है, जिससे भारत में फंसे पाकिस्तानी नागरिकों को अपनी यात्रा पूरी करने का अवसर मिलेगा। ये राहत उन पाकिस्तानी नागरिकों के लिए है जो विभिन्न कारणों से, जैसे कि वीजा समाप्ति या अन्य वैध कारणों से भारत में फंसे हुए हैं। अटारी बॉर्डर पर इमिग्रेशन अधिकारी वैध यात्रा दस्तावेजों की जांच करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश लौटने की अनुमति दी जाएगी। इस बीच देश के विभिन्न भागों से पाक नागरिकों के डिपोर्टेशन की प्रक्रिया जारी है और अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों का तांता लगा है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से अपने नागरिकों को वापस लेने पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा। लोग अपने घरों को जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनका देश खुद उन्हें वापस लेने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है और सीमा पर लंबे इंतजार के बाद लोगों में मायूसी देखी जा रही है। ये लोग सही जवाब नहीं दे रहे, सुबह से पागल बना रहे। 6 बजे से मैं यहाँ आई हूँ, कभी कह रहे हैं 10 बजे खुलेगा, कभी कह रहे हैं 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे। अब कह रहे हैं वापस जाएं, बॉर्डर नहीं खुलेगा। सुबह 6 बजे से आए मैं सर आऊँ। अभी वापस जाने के लिए बोला कि आप वापस आ जाओ, जब खुल जाएगा तो देखेंगे। सुबह 10:30 बजे से यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कह दिया कि आप वापस चले जाओ। 6 घंटे अगर वेट करते, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, गेट बंद है तो फिर आप क्या करें। अब बुधवार को अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों को पाक अधिकारियों की टाल मटोल वाले रवैये के कारण लंबा इंतजार करना पड़ा था। पाकिस्तान की इस संवेदनहीनता के चलते खुद उसके ही नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अगर पाकिस्तान इन नागरिकों को वापस नहीं लेता है तो फिर लोकल थाने में उनको पेश किया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने केंद्र सरकार को एक्शन मोड में ला दिया है। आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा और कूटनीतिक दृष्टिकोण से भारत सरकार ने कई त्वरित फैसले लिए। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन पाकिस्तानी नागरिकों को भारत का डॉक्यूमेंट कैसे मिल गया, आधार कैसे बन गए और कैसे वे इतने लंबे समय से भारत में रहते रहे। ब्यूरो इनपुट के साथ गुरमीत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अर्थव्यवस्था के मोर्चे से एक अच्छी खबर। वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले ही महीने में आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आई है। अप्रैल महीने में जीएसटी कलेक्शन ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पुराना डेटा पर निगाह डालें तो जीएसटी कलेक्शन में हर साल बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जो जीएसटी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एक महीने में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। अप्रैल 2025 में जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 12.6% के उछाल के साथ 2,37,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
सरकार ने अप्रैल के महीने में कुल 27,341 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया, जिसमें 48.3% की वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि देश भर में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। घरेलू लेन देन में जीएसटी मिलने वाली जीएसटी संग्रह में 10.7% वृद्धि दर्ज की गई है, जो लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जबकि आयातित वस्तुओं से राजस्व 21% बढ़कर 46,913 करोड़ हो गया है। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि चुनाव आयोग ने क्या की है एक नई पहल, जिससे और फूल प्रूफ होगी पूरी चुनावी प्रक्रिया और व्यवस्था। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। सनसेट से पहले म्यूचुअल फंड के मैदान से निकलने का टाइम आ गया है। अच्छा एक बात बता, तू इंडियन टीम का फैन कब से? 96 से। सेमीज तक पहुंचे थे यार, ये हार गए। तो क्रिकेट देखना बंद कर दिया? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, टीम इंडिया फॉरएवर ब्रो। एग्जैक्टली, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है, बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को और ज्यादा सही और बेहतर तरीके से बनाने के लिए कुछ नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत मतदाता सूची में अपडेशन के लिए मृत्यु पंजीकरण का इलेक्ट्रॉनिक डेटा लिया जाएगा, तो बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र सौंपे जाएंगे। इसके अलावा मतदाता पर्चियों को और ज्यादा सरल बनाया जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग की पूरी दुनिया भर में बहुत ही अच्छी साख है और इसी कड़ी में आयोग ने अपनी चुनावी प्रक्रिया को और ज्यादा फूल प्रूफ बनाने के लिए इस प्रकार की पहल की है। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने और नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नई पहल की है। ये उपाय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा इस वर्ष मार्च में चुनाव आयुक्तों डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी की उपस्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान परिकल्पित पहलों के अनुरूप हैं। चुनाव आयोग के पहले फैसले के तहत आयोग अब मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 9 और जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 3(5)(b) के अनुरूप भारत के रजिस्ट्रार जनरल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मृत्यु पंजीकरण डेटा प्राप्त करेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी मिल सकेगी। इससे बूथ लेवल ऑफिसर को फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध का इंतजार किए बिना फील्ड विजिट के जरिए जानकारी को फिर से सत्यापित करने में मदद मिलेगी। दूसरे महत्वपूर्ण फैसले में अब मतदाता सूचना पर्चियों को मतदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से आयोग ने इसके डिजाइन में भी बदलाव का फैसला किया है। मतदाता की सीरियल संख्या और पार्ट नंबर अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे। साथ ही फॉन्ट का आकार भी बढ़ाया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना आसान हो जाएगा।
और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में उनके नाम को कुशलतापूर्वक ढूंढना आसान हो सकेगा। आयोग ने अपने तीसरे फैसले में निर्देश दिया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13B(2) के तहत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्त सभी BLO को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक BLO को पहचान सकें और उनके साथ विश्वास पूर्वक बातचीत कर सकें। भारत के चुनाव आयोग की दुनिया भर में साख है, लेकिन हाल के दिनों में कुछ राजनीतिक दलों ने आयोग पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में ये पहले से ही बेहतर चुनाव व्यवस्था को और फूल प्रूफ बनाएगी। ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। 80% फिटनेस सही डाइट से और 20% एक्सरसाइज से होती है। हर महीने तेल की खपत 10% घटाएं, बेहतर फिटनेस के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और वेब समिट 2025 को लेकर भारतीय सिने जगत बेहद आशान्वित है। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव, आमिर खान और अभिनेत्री नुसरत भरूचा इसे प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी पहल मान रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको छोड़ जाते हैं इन बातों के साथ। फिलहाल मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री का ये विजन, जहां पर भारत का मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कैसे एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारे साथ है राजकुमार राव, जो इस वक्त वेव समिट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। किस तरह से आप देखते हैं वेव 2025 के समिट को? एक कोशिश है यहाँ पर कि कैसे हमारी इस मीडिया इंडस्ट्री को एक मंच पर लाया जाए। नो, आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छी कोशिश है और ये कोशिश कामयाब भी होगी, मुझे पता है। मैं हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की, क्योंकि हमारी देश में बहुत टैलेंट है। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, जिनको वो स्टेज नहीं मिल पा रहा है टू हैव देयर पॉइंट ऑफ व्यू, टू टेल देयर स्टोरीज। एंड थ्रू वेव्स आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जिनको ये मौका मिलेगा। हमारे साथ है आमिर खान। आमिर खान वो नाम है जिसने भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर एक जगह दी है। यहाँ पर एक कोशिश है प्रधानमंत्री की, कैसे इसे एकीकृत किया जाए और भी मजबूती से हम अपने आप को पोजीशन करें वर्ल्ड मैप पे। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम कोशिश है और मुझे बड़ी खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है एंटरटेनमेंट के बारे में और एंटरटेनमेंट के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, ना सिर्फ फिल्म मेकिंग लेकिन गेमिंग, AI, सारी चीज़ों में। और ये कोशिश है कि हम इस फील्ड में लीडर्स बने और जो हमारे देश में जो अलग अलग प्रांतों में यंग टैलेंट है उसको एक उभरने का मौका मिले इस वेव्स के जरिए। मेरे साथ है नुसरत। बहुत ही बेहतरीन साल रहा आपका, लेकिन अगर हम बात करें वेव समिट की, कोशिश है यहाँ पर मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को वो बूस्ट देने की, कैसे बूस्ट देने की, क्या कुछ? मैं तो कह रही हूँ हमारी मीडिया और हमारी सिनेमा बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
और जब आपके पास ऐसी पावर होती है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वेव्स इज गोइंग टू स्टैंड फॉर, इट्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी to impact and influence audiences for the positive and bring about changes and let them experience everything that we have to say through entertainment to them. बहुत ही अच्छा समय है युवाओं के लिए, क्योंकि उन्हें एक मंच मिल रहा है अपनी प्रतिभा को दिखाने का वेव्स 2025 के माध्यम से। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, मुंबई।